टिकट के खो जाने के बाद, तनख्वाह के छिन जाने के बाद मैंने एक फैसला तो दिल में कर लिया। मैं खाली हाथ हूं, जिन हालात में भी हूं, मुझे इस घर से निकलना है, क्योंकि ये चोरों की अमाजगाह है। यहां जितने लड़के रहते हैं उसमें से ज्यादातर जॉब नहीं करते, तो कुछ भी मिलता है चुरा लेते हैं। शायद अच्छी फैमिलियों के नहीं है। मैं चोरी करना नहीं जानता था, आज भी नहीं जानता। मैंने फैक्ट्री का काम शुरू कर चुका था। जो फैक्ट्री लड़का मेरे साथ जाता था ना, जिसने मेरी जॉब का बंदोबस्त किया था वहां मालिक से बात करके, उसी को मैंने राजी किया कि अगर तू मेरे साथ हो जा तो देख, हम अगले महीने जो ना घर ले लेंगे। इस महीने की फैक्ट्री की तनख्वाह तो मुझे सब कर्जे में देनी थी, क्योंकि जिन साहब के घर में मैं था ना, उन्होंने मुझे वार्निंग कर दी थी कि मैं 30 तारीख को जब तनख्वाह मिलेगी, पता नहीं 28 थी, 30 या 2 तारीख थी, उस दिन मैं आऊंगा और मैं कुछ सवाल जवाब नहीं करूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए, कागजात के पैसे भी, और दूसरे जो उन्होंने बना दिए थे मुझ पे। मुझे ये भी इल्जाम लगा दिया था कि मैं घर का फोन यूज करता हूं, तो लोकल फोन के उन्होंने मुझ पे जो है 70,000 के करीब बना दिए थे। तो मैंने बहरहाल सब एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मैं जानता था अल्लाह मेरे साथ है, कुछ ना कुछ होगा। मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता था। लड़के सारा दिन सोते थे, 4-5 लड़के उसमें से काम करते थे, वो उठ के चले जाते थे, बाकी सब सोते रहते थे। फैक्ट्री में मैं काम करता रहा, मैंने बड़ी मेहनत से काम किया। मालिक ने भी देखा, मैं 4-4, 5-5 घंटे का ओवर टाइम भी लगाता था। और जब मुझे तनख्वाह मिली तो मैंने वो सारे कर्जे एक ही दफा में उतार दिया और फिर खाली हाथ होके बैठ गया। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। अल्लाह इज्जत की रोटी दे रहा था, मैं इसमें खुश था। मैंने इतवार के दिन मकान ढूंढना शुरू कर दिया। तो मुझे एक जगह होती थी मेगरों के करीब में ही, वहां पर एक स्टेट एजेंट था। मैं उसके पास गया और मैंने उससे अपील की कि यार मुझे कोई एक कमरे का घर चाहिए। अपार्टमेंट होते थे उस वक्त में छोटे से, जिसमें शावर नहीं होता था। शावर आपको पब्लिक बाथ में जाके करना पड़ता था। वो अपार्ट बड़े सस्ते होते थे। तो उस वक्त वो 18,000 येन पर मंथ का मिला। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि देख, अगर 9,000 तू देगा, 9,000 मैं दूंगा, और 1-1 हज़ार वो सफाई के पैसे थे, कुछ जप्पी जिसे बोलते हैं। तो वो 20,000 येन बनेंगे कि तो आपस में 10,000 येन बांट लेते हैं। अभी भी जहां हम रह रहे हैं वहां हम लोग तकरीबन 20,000 येन देते थे। तो मैंने कहा वो भी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक और ये वो कितना आएगा यार, 1,000 येन, 2,000 येन, बहुत सस्ता था उस वक्त में। अब मेरे पास, अच्छा, उसने मुझे बताया कि भाई एडवांस के लिए ना 40,000 येन के करीब चाहिए। नहीं सॉरी, एडवांस के लिए ना तकरीबन 1,20,000 येन चाहिए, जिसमें 1 महीने का किराया और साथ में 4-5 महीने का पता नहीं क्या क्या था, वो सब होगा तो तुम्हें चाबी मिल जाएगी। मैंने, एक साहब आते थे हमारे यहाँ जो अभी भी हयात हैं, उनसे, वो कारोबारी आदमी थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप मुझे 1,20,000 येन उधार देंगे तो मैं और ये लड़का, हम दोनों मिलके 60,000 येन आपको वापस कर देंगे। लेकिन हम 2 किस्तों में करेंगे, 30,000 अगले महीने और उससे अगले महीने 30,000। तो उन्होंने जो देखा कि यार ये बड़ा मेहनती है, बाकी सब सोते रहते हैं, तो वो एज में भी हमसे बड़े थे, अभी भी बड़े हैं हमसे। अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनको सेहत दे, काफी बीमार रहते हैं अब वो। उन्होंने मुझे पैसे दे दिए और मैंने जाके स्टेट एजेंट को जल्दी से दिए कि पहले से कि मैं कुछ खर्च ना कर दूं उसमें से। पूरे 1,20,000 यानी दिए और वो जाके मैंने वहां दिए और मुझे चाबी मिल गई। चाबी मिल गई, मैंने उसी रात मैंने और उस लड़के ने मिलके वो घर खाली कर दिया, उनका घर छोड़ दिया। उनके पैसे मैं दे चुका था। बड़ा उन्होंने रोका क्योंकि मैं उनकी धुर था। महीने के वो मुझसे 20-30,000 येन बना लेते थे। तो इस तरह वो 10 लड़कों से लेते थे, उनके 3 लाख बनते थे। वहां का किराया सिर्फ
60,000 था उनके ऑफिस का, और 60,000 50,000 खाने पे खर्च होता था। तो 1,20,000 में 3 लाख बनाते थे, तो वो अपने घर का किराया भी दे देते होंगे। बहरहाल अल्लाह उन्हें खुश रखे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल इंसान अपनी जवानी में बड़ी बड़ी गलतियां करता है, बड़े बड़े धोखे खाता है, बड़े बड़े धोखे देता है लोगों को। खैर हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। अब 1 कमरे का घर था जिसका टॉयलेट उसमें 4 कमरे बने हुए थे एक ही फ्लोर पे, और उसका एक टॉयलेट बाहर था बस, और शावर जो था वो पब्लिक बाथ में जाके करने का था। किचन जो था वो 1 मीटर का था, 1 मीटर बाई 1 मीटर, बिल्कुल दरवाजे से घुसते ही। और बाकी लेफ्ट पे जिसे हम 6 ततामी का कमरा कहते हैं ना, मकसद समझ लें कि 2 बाई 4 मीटर वो कमरा था। और फिर हम वहां रहने लगे। अब जब हमें दूसरी तनख्वाह मिली तो हम थोड़े से खुशहाल हो गए। हमने छोटा मोटा सामान खरीदा घर का। हम लोगों ने उस दौरान ऐसा हुआ कि पाकिस्तान से एक दोस्त आ गया, वो भी हमारे साथ ही शिफ्ट हो गया। वो आ गया सीधा एयरपोर्ट से, और वो जो ना उसकी भी जॉब हमने अपनी फैक्ट्री में लगा ली। और एक लड़का कहीं करीब में रहता था, उसको बड़ी प्रॉब्लम थी वहां रहने में, वो बंगालियों के साथ रहता था, तो हमने उसको भी अपने घर रख लिया। तो हम 4 हो गए, तो खर्चा बहुत कम हो गया। और फिर फैक्ट्री में सारा दिन काम करना, ओवर टाइम करना। हम 10 बजे घर आते थे, खाना पकाते थे और 12 बजे तक सो जाते थे। ये हमारा रोज का रूटीन था। बेइंतहा सर्दी, बेइंतहा गर्मी, बेइंतहा सब कुछ। उसी दौरान कोई 3 या 4 महीने बाद ऐसा हुआ कि हम लोग बाहर घूमने जाते थे हफ्ते को, इतवार को। मेरी मुलाकात एक जापानी लड़की से हुई और हम लोग झटपट में ही शादी हो गई। और शादी होने के बाद जाहिर है फिर अलग अपार्टमेंट लेना था। अब मैं पैसों में इतना कमजोर नहीं था, इतना ज्यादा नहीं थे लेकिन कमजोर भी नहीं था। तो मैंने टोक्यो में शिमो किताजावा के पास, जहां पे इस्लामिक सेंटर है, वहां करीब में एक अपार्टमेंट किराए पे मिल रहा था 2 कमरे का। तो वो जो लड़का कराची से आया था वो मेरा बचपन का दोस्त था। तो मैंने उसको कहा कि तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, मैं एडवांस वगैरह दे दूंगा। तो इस तरह किराए में थोड़ी सहूलत होगी और मैं और मेरी बीवी बराबर में लेंगे। हम दोनों ने निकाह कर लिया। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे इस बात का नहीं पता था कि शादी, जापानी लड़की से शादी करो तो वीजा मिल जाता है। मैं और मेरा दोस्त और वो लड़की, हम एक कमरे में शिफ्ट हो गए और मेरा दोस्त एक कमरे में शिफ्ट हो गया। और फिर मेरा वीजा खत्म होने में कोई 10-15 दिन थे। 15 दिन के बाद उस दोस्त का भी वीजा खत्म हो रहा था तकरीबन। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि हम कोरिया जाएंगे, कोरिया से वापस आएंगे। तो जब हम सामान वामान पैक कर रहे थे रात में, तो मेरी बीवी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा भाई हम 2 दिन के लिए कोरिया जाएंगे, बस वापस आ जाएंगे। तो कहने लगी क्यों? मैंने कहा भाई वीजा लेना है ना, तो वीजा खत्म हो गया। तो उसने बोला नहीं नहीं, तुम्हारा वीजा तो बढ़ जाएगा। मैंने कहा कैसे? कहने लगी तुम तो शादी की ना जापान में। खैर उसने इमिग्रेशन फोन किया और इमिग्रेशन ने कहा कि अपना सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आ जाओ। दूसरे दिन हम लोग सुबह उठ के, आखिरी दिन था मेरे वीजे का, हम वहां गए और हैरत अंगेज तौर पर, जो मुझे नहीं पता था, मेरे लिए हैरत अंगेज तौर पे उन्होंने मुझे 1 साल का वीजा दे दिया। ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी। मैं और मेरा दोस्त, और मेरे दोस्त को तो जाना था, वो तो रात को जाना था उसने। हम लोग बड़े घर आए और एक साहब होते थे, वो कराची में किसी स्कूल के टीचर थे, वो भी वह इत्तेफाक से मोहल्ले में रहते थे। तो बड़ी खुशी हुई और हम लोगों ने रात का खाना खाया। वो मेरा शादी का खाना था। और फिर हमारी एक नई जिंदगी शुरू हो गई, थोड़ी सी खुशहाल, बीवी की बरकत, और अल्लाह ने मुझे जॉब भी अच्छी दे दी थी। मैं मेहनत करता रहा, वक्त गुजरता रहा और